चलिए, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखो, फर्टिलाइजेशन से हम एक बात समझते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब कि देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फ्यूजन को हम लोग यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और बेसिकली फर्टिलाइजेशन सबसे पहला स्टेप है इन द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, because every organism starts its life from a single structure, single cell structure, that is called the zygote। zygote से स्टार्ट होती है। और हम लोग क्या देखते हैं, फर्टिलाइजेशन बेसिकली है क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो हो रहा है, मैंने बोल दिया, बट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट। बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है फर्टिलाइजेशन। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है मेरे पास कैपेसिटेशन, ठीक है, इसके बारे में हल्का फुल्का मैंने आपको पहले ही बताया था। दूसरी चीज है बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू जोना पेलुसिडा। बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू जोना पेलुसिडा, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन होती है। उसके अलावा एग एक्टिवेशन, एंड कॉर्टिकल रिएक्शन। और फिर होता है हमारे पास सिंगेनिंग, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं भैया। फर्टिलाइजेशन मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया, बात हो गई खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। किस तरीके से होता है देखो, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा आपको सबसे पहले बताया कि ड्यूरिंग क्वाइटस, अगर हम क्वाइटस के बारे में बात करते हैं, ड्यूरिंग क्वाइटस यानी कि कोपुलेशन, यानी कि जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स के बीच में, मदर फादर के बीच में, तो बेसिकली सीमेन इज रिलीज बाय द पीनस इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। ये हमारे पास यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। There is an insertion of male penis into the female vagina and then release of sperm। यहाँ पर सीमेन रिलीज होता है और इसी के अंदर बेसिकली स्पर्म है। तो वो बेसिकली वजाइना का जो नेचर होता है यहाँ पर एसिडिक नेचर होता है, बेसिकली वजाइनल नेचर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास दिस सर्विक्स, सर्विक्स से होते हुए वो हमारे पास यूटेरस में पहुंचते। जो सीमेन होता है वो हमारे पास फैलोपियन ट्यूब के अंदर दोनों साइड जाता है और उसी के साथ साथ कुछ स्पर्म वहां तक पहुंच जाते हैं। जहां पर एक अवेलेबिलिटी होगी वो स्पर्म वहां पर उसको आगे फर्टिलाइज करने के लिए काम करें। तो बेसिकली द इंसर्शन ऑफ मेल पीनस इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज इंसेमिनेशन। सबसे पहले तो इंसेमिनेशन होगा, ठीक है। और इंसेमिनेशन के लिए बहुत जरूरी चीज है, देयर इज अ इरेक्शन इन पीनस। पीनस के अंदर इरेक्शन होना। जो कुछ पर्सन्स होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं या ड्रग्स वगैरह लेते हैं या बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, बॉडी का पूरा सिस्टम चेंज होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, एंजाइम्स एक्टिविटी डैमेज होती है और पीनस के अंदर इरेक्शन जो होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन तो बहुत दूर की बात है, वो सेक्सुअल डिजायर भी कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये अगर सबसे पहले यहाँ पर पीनस के अंदर इरेक्शन होगी, उसी के कारण सबसे पहले यहाँ पर क्या पॉसिबल होगा जी, इंसेमिनेशन होगा। एंड ह्यूमन स्पर्म कैन लीव फॉर मैनी वीक्स इन मेल जेनिटल डक्ट। देखो जो ह्यूमन स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म लीव इन मेल जेनिटल डक्ट। अभी देखो मेल के अंदर ही यहाँ पर ह्यूमन स्पर्म्स अवेलेबल है, तो मैंने बोला कि वो कई वीक्स तक भी वहां पर जिंदा रह सकते हैं। बट आफ्टर इजैकुलेशन, लेकिन अगर एक बार इजैकुलेशन हो गया, मेल पीनस से स्पर्म अगर यहाँ पर रिलीज हो गए हैं, इजैकुलेशन हो गया,
तो इसकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ और सिर्फ 48 to 72 आवर्स की होती है, 48 से 72 घंटे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर एग यहाँ पर अवेलेबल है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इसका वेट कर रहा है, और हमारे पास स्पर्म यहाँ पर पहुंच गया उस टाइमिंग जिसमें एग अवेलेबल है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग अवेलेबल भी नहीं है तो भी ये 48 to 72 आवर्स ही वेट कर सकता है उसका, उससे ज्यादा नहीं। समझे? तो फर्टाइल पीरियड में भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था आफ्टर ठीक मेंस्ट्रुएशन ओवुलेशन से पहले इनफर्टाइल पीरियड होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्पर्म अगर वहां पर रह गया तो ठीक है, वो तो जिंदा रह सकता है वहां पर 48 से 72 घंटे तक outside the body. So sperm move in the liquid medium secreted by a female genital tract at a speed of, और इसकी स्पीड होती है 1.5 to 3 mm, यानी कि मिलीमीटर पर मिनट। समझ रहे हैं? पर मिनट के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड होती है, और उसके थ्रू हम देखते हैं इस मीडियम के अंदर वो आपका एग तक पहुंच जाता है। जी चलो, उसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे ही स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है, उसके तुरंत बाद यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहला स्टेप है जो मेरे पास कैपेसिटेशन। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा सीमेन के अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं, प्रोस्टोग्लैंडिन्स प्रेजेंट होता है सीमेन के अंदर, जो स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है। प्रोस्टोग्लैंडिन्स ऑफ सीमेन हेल्प इन स्पर्म मूवमेंट। तो स्पर्म की मूवमेंट में हमारे पास बच्चों सबसे पहली चीज हेल्प करता है। एक एक करके सारे स्टेप्स के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर। तो क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, चलो आपको मैं बता दूं कि कैपेसिटेशन इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर नीट में लगभग लगभग हर तीसरा साल क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एवरी 3 इयर्स में या एवरी लगभग 2 इयर्स में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली थ्री होता है, एवरी 3 ईयर में यहाँ पर एक क्वेश्चन रिपीट होता है कैपेसिटेशन। और पूरी की पूरी जो यूनिट है हमारे रिप्रोडक्शन, इस पूरी यूनिट से लगभग लगभग नीट के अंदर 11 या 12 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि लगभग लगभग ऑन एवरेज 50 मार्क्स। 12 चौक 48 नंबर के तो वैसे ही बैठे। ठीक, तो कैपेसिटेशन के अंदर होता क्या है, देखो ये वो प्रोसेस है which makes the sperm hyperactive। इसके अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस मेक द स्पर्म हाइपर एक्टिव, ये स्पर्म को हाइपर एक्टिव बना देता है फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इट मेक द स्पर्म हाइपर एक्टिव फॉर फर्टिलाइजेशन। देखिए स्टार्टिंग में जब स्पर्म रिलीज होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, उस समय इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो फर्टिलाइजेशन को कर सके। तो उसके लिए स्पर्म की क्या होती है, कंडीशनिंग होती है। उसके लिए स्पर्म की कंडीशनिंग होती है, और ये सारी कंडीशनिंग कहाँ होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। स्पर्म की कंडीशनिंग होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। और कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म से क्या मतलब है, कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म से मेरा यहाँ पर मतलब है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये कंडीशनिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली इट बिकम्स हाइपर एक्टिवेटेड फॉर फर्टिलाइजेशन। और ये प्रोसेस लगभग लगभग 6 to 7 आवर्स की होती है इन फीमेल आर्ट। सर ये तो समझ गए, लेकिन होता क्या है तो सुन लीजिए। देखो इस प्रोसेस को एक तो सबसे पहले 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन होता क्या है यहाँ पर, मेरे पास जो स्पर्म है, तो स्पर्म की जो आउटर लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी क्या है, वो अपने आप को मजबूती प्रोवाइड करे हुए है, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है उसका कुछ भी। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि वो एग को फर्टिलाइज कर सके, तो उस हिसाब से उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, या हम बात करते हैं, चलो सीधा बात करते हैं हीरो की। ठीक है जी, हीरो की शादी है और हीरो जा रहा है वहां पर। तो हीरो जा रहा है तो देखो सबसे पहले हीरो मतलब कौन, जिनकी शादियां हो रही है उनकी बात चल रही है। ठीक है, तो वो अपना उसमें जाते हैं ब्यूटी पार्लर, सैलून, सॉरी है ना, ब्यूटी पार्लर गर्ल्स के लिए होता है। तो सैलून में जाते हैं और अपना फेशियल मसाज वगैरह, है ना, आजकल तो सब मूछ वगैरह भी रखने हैं, पहले क्लीन शेव होते थे।
और फिर बालों की सेटिंग, स्पाइक्स बना दिए, ये सब चीजें। तो वही क्या चीज हो रही है, वही मैं कह रहा हूँ कि इसकी ग्रूमिंग होती है ना, जो ब्राइड होता है उसकी ग्रूमिंग हो रही है ना, जो दूल्हा है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर स्पर्म की भी ग्रूमिंग हो रही है, जिसको मैं बोल रहा हूँ कंडीशनिंग हो रही है, कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म। और इसके अंदर 6 से 7 घंटे लगते हैं, और वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हो रहा है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, बाल स्पाइक हो गए जी, यानी कि देयर इज अ रीअरेंजमेंट, देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, समझ रहे हो, रीअरेंजमेंट हो रहा है ग्लाइकोप्रोटीन का। कौन से ग्लाइकोप्रोटीन का, जो ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स का रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब वहां पर देखिए किस तरीके से चीज होती है यहाँ पर, उससे बेनिफिट क्या होता है। एक तो रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन, वहीं पर प्रेजेंट होता है मेरे पास कोलेस्ट्रॉल, तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का वहां पर रिमूवल होता है, सही। वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का भी रिमूवल होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का रीअरेंजमेंट होता है। तो रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट ओवर एक्रोसोम वीकनिंग द मेम्ब्रेन कवर, ठीक है जी, जो मेम्ब्रेन कवर को वीक बनाती है उसको। वहां पर हम लोगों ने देखा, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल बेसिकली करता क्या है, समझने की कोशिश करना। ये उसको स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, ये उसको स्टेबिलिटी देता है। लेकिन हमने क्या देखा कि हमें उस स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है, समझे। कोलेस्ट्रॉल वहां से रिमूव होगा। अब जब कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो रहा है, तो जिससे उसकी स्टेबिलिटी, किसकी, स्पर्म की स्टेबिलिटी उसकी क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पर कम हो रही है, जो नेक्स्ट स्टेप में फेवर करेगा, जो उसको नेक्स्ट स्टेप में फेवर करता है, यानी कि एक्रोसोम को। तो एक्रोसोम होता है हमारे पास, ये स्पर्म है मेरे पास, और ये हमारे पास यहाँ पर एक्रोसोम है। एक्रोसोम मॉडिफाइड गोल्जी बॉडीज है बेसिकली। तो ये एक्रोसोम की जो फर्दर रिएक्शंस होती है उसके लिए उसको फेवर करता है। तो एक्रोसोम अपने सारे एंजाइम से रिलीज करेगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर एक स्टेप और होता है, देयर इज अ इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, जी। यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम का क्या रोल होता है, किस तरीके से गोल्गी बॉडी से क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 सेल में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी 8 से 9 भी क्लास है हमारी। तो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन भी रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयन क्या होते हैं कि स्पर्म के अंदर एंट्री करते हैं ड्यूरिंग कैपेसिटेशन प्रोसेस में। क्या होता है कि कैल्शियम आयन स्पर्म के अंदर एंट्री करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म का जो फ्लैजिला है, इस फ्लैजिला के अंदर मोशन क्रिएट होगा, इसके अंदर मोशन क्रिएट होता है। और किसकी वजह से होता है, कैल्शियम आयन की वजह से होता है, ठीक है। एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द स्पर्म एंड इट कॉजिंग रैपिड विप्लेश मूवमेंट, ये विप्लेश मूवमेंट होती है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। तो इस तरीके की जो मूवमेंट होती है उसको एक फास्ट मूवमेंट प्रोवाइड करती है, यहाँ पर विप्लेश मूवमेंट होती है टेल पार्ट में। एंड दे स्विंग थ्रू द वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस एंड फाइनली रीच टू द फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ओवम इसका इंतजार कर रहा होता है। ओवम रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में, जो मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड होता है ओवरी से, जिसके बारे में मैंने ऊजनेसिस में भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो उसके बाद जब ओवम रिलीज होता है तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ सिलियरी मूवमेंट ऑफ फिम्ब्रे पोर्शन ऑफ ओविडक्ट, यू नो दैट वेरी वेल, सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। चलिए, तो बेसिकली मैंने बताया कैल्शियम आयन स्पर्म में एंट्री करते हैं, जिससे फ्लैजिला ऑफ स्पर्म के अंदर मोशन क्रिएट होता है। और ये सारा काम बिफोर कैपेसिटेशन दिस मूवमेंट, कैपेसिटेशन से पहले क्या है कि अभी मूवमेंट बहुत स्लो है, लेकिन कैपेसिटेशन के बाद होता है क्या, देखो ये मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है, ये सब कैपेसिटेशन के कारण ही। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक चीज और होती है, एक स्टेप और होता है यहाँ पर, अनड्यूलेटिंग मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला। अनड्यूलेटिंग मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला चेंज टू विप्लेश मूवमेंट, जो अनड्यूलेटिंग मूवमेंट थी
वो विप्लश मूवमेंट के अंदर चेंज हो चुकी है इन सारे एक्ट के कारण, इन सारे स्टेप्स के कारण। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पर कैपेसिटेशन हो गया, और कैपेसिटेशन के कारण मैंने देखा कि मेरे पास यहाँ पर ये एग प्रेजेंट, तो ये ओवरी से देखो रिलीज हुआ, और जब ये रिलीज होता है तो मैंने इसको यहाँ पर बोला ओवुलेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको क्या बोला, ओवुलेशन बोला। और यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब में देखा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है फिंगरी, जो इसको कैच करती है, देन यहाँ पर सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, तो धीरे धीरे आगे इसको पुश करेगी। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर मेरे पास ये फिंगरी होती है, देन उसके बाद यहाँ पर इनफंडिबुलम है, देन एम्पुला है, देन स्टिमस है। तो यहाँ पर एग मेरा पहुंच चुका है। ठीक है? अब क्या होता है, जब एग यहाँ पर पहुंच गया और साथ ही साथ मैंने देखा स्पर्म भी यहाँ पर पहुंच गया, अब देखना क्या होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ये मेरे पास एग है, ये मेरे पास स्पर्म है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पर और भी बहुत सारे स्पर्म है, अकेला ही नहीं है भाई साहब। ठीक है यहाँ पर और भी बहुत सारे। तो बेसिकली क्या होता है कि ये स्पर्म अब ह्यूमन स्पर्म है या नहीं है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। भाई मान लीजिए हो सकता है कि किसी और ऑर्गेनिज्म के स्पर्म हम लोगों ने इसके अंदर इंजेक्ट कर दिए हो आर्टिफिशियली। ठीक है, ह्यूमन के अलावा, ठीक है, किसी एनिमल के स्पर्म। तो ऐसा नहीं, ये बात मैं ही बोल रहा हूँ या मैं ही सोच रहा हूँ, ऐसा बहुत लोगों ने सोचा, हो सकता है आपके माइंड में भी आ रहा हो, आप पूछना रहे हो कि सर अगर मान लीजिए कुत्ते के स्पर्म किसी फीमेल के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, आधा इंसान आधा कुत्ता, है ना, डोगा मैन पैदा होगा क्या, पता नहीं क्या होगा। तो वो भी चीज है, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर अब जैसे स्पर्म भी है और मेरे पास एग भी है, तो अब यहाँ पर एक स्टेप होता है, दिस इज कॉल्ड द कीमो अट्रैक्शन। जस्ट इमेजिन कि ये ह्यूमन स्पर्म है और ये किसी और का स्पर्म है, किसी और का मतलब कि ह्यूमन के अलावा किसी एनिमल का इंजेक्ट कर दी। ठीक है, और ये लीविंग भी और ये यहाँ तक पहुंच भी गया, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। तो बेसिकली क्या होता है, ये मेरे पास एग है, तो एग यहाँ पर रिलीज करता है एक एंजाइम मेरे पास, जिसका नाम है यहाँ पर फर्टिलाइजिन। ये यहाँ पर क्या रिलीज करा इसने, फर्टिलाइजिन रिलीज करा है। ये एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है, जी हाँ ग्लाइकोप्रोटीन। तो एंजाइम्स या हार्मोन्स भी मेरे पास प्रोटीन ही होते हैं बेसिकली, 11th क्लास बायोमोलिक्यूल में पढ़ा हुआ आप लोगों ने। तो इसने फर्टिलाइजिन रिलीज करा, और स्पर्म रिलीज करता है यहाँ पर क्या, स्पर्म यहाँ पर रिलीज करता है एंटी फर्टिलाइजिन इसके रिस्पेक्ट। इसने एंटी फर्टिलाइजिन यहाँ पर रिलीज करा, जो एक तरीके का एसिडिक प्रोटीन होता है, इट इज एन एसिडिक प्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में आपको बायोमोलिक्यूल में भी ज्यादा डिटेल में पता चलेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो ये दोनों एंजाइम की वजह से क्या होता है, जब ये दोनों एंजाइम रिलीज होगी, एंटी फर्टिलाइजिन है और फर्टिलाइजिन है, इन दोनों की वजह से देयर इज अ एग्लूटिनेशन, इन दोनों की वजह से यहाँ पर एग्लूटिनेशन होगा, मीन्स की स्पर्म जो होगा वो एग की लेयर से चिपक जाएगा। ठीक है, वो एग की लेयर से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, एग्लूटिनेशन होगा यहाँ पर। और फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन ये स्पीशीज स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, यानी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये उसी की स्पीशीज के हैं, कहीं किसी दूसरी स्पीशीज के तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। इट इज रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म जो बेसिकली मेंटेन करके रखता है प्योरिटी ऑफ स्पीशीज बाय दिस केमिकल, इन केमिकल वजह से किसी भी स्पीशीज की प्योरिटी को मेंटेन करता है। तो बेसिकली स्पर्म यहाँ पर एग की लेयर से बाउंड हो जाता है, कि अभी लेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पर हमारे पास, जोना पेलुसिडा है, कोरोना रेडियाटा है, तो उन लेयर से यहाँ पर या करके बाइंड हो जाता है। ये सबसे पहला काम हो गया है यहाँ पर। ठीक है, लिसन केयरफुली। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू जोना पेलुसिडा।
यहाँ पर स्पर्म किस तरीके से बाइंड होता है बच्चों, ज़ोना पेलुसिडा के, ठीक है। तो देखिए ज़ोना पेलुसिडा बेसिकली क्या है, ज़ोना पेलुसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस एग होता है, एक लेयर है यहाँ पर, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस एग मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस एग मेम्ब्रेन, चलिए। तो ज़ोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीनेशियस एग मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली एक प्राइमरी मेम्ब्रेन है बिकॉज इट इज रिलीज फ्रॉम ऊटिड, क्योंकि ये ऊटिड से रिलीज हुई थी जिसके बारे में हम लोगों ने ऊजनेसिस में पढ़ा था, तो ये प्राइमरी मेम्ब्रेन। अब ज़ोना पेलुसिडा की सरफेस पे स्पर्म रिसेप्टर्स होते हैं, देखिए मान लीजिए ये एग है, ये इसका यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है मेरे पास, ठीक है। ये ज़ोना पेलुसिडा है। अब मैं देखता हूँ कि इस ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर बेसिकली स्पर्म रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द स्पर्म रिसेप्टर, ये मान लेते हैं यहाँ, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्पर्म रिसेप्टर। तो यहाँ पर स्पर्म रिसेप्टर प्रेजेंट होती है, तो विच द स्पर्म बाइंड, इसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, स्पर्म बाइंड होते हैं। मैं डायग्राम आप लोगों को और क्लियर बना करके दिखा देता हूँ, इसी डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये मान लीजिए पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा मैं, ये है मेरे पास यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग की, ठीक है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जी, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दीज आर द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दे कंटेन एंजाइम्स, इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है, ये देखिए ये ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है, दिस इज द ज़ोना पेलुसिडा, ये ज़ोना पेलुसिडा लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसी के ऊपर कुछ कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, स्पर्म रिसेप्टर, ठीक। ये दोनों के बीच में जो आप लोगों को गैप दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द पेरीविटलिन स्पेस, ठीक है, ये मेरा यहाँ पर पेरीविटलिन स्पेस कहलाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया ज़ोना पेलुसिडा है, ये पेरीविटलिन स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट है और स्पर्म यहाँ पर आकर के अटैच होते हैं। तो ज़ोना पेलुसिडा के स्पर्म पर स्पर्म रिसेप्टर्स है टू विच द स्पर्म बाइंड, और जैसे ही सरफेस पर स्पर्म आकर के बाइंड होता है, ठीक है जी, जैसे ही सरफेस के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, स्पर्म आकर के यहाँ पर बाइंड होता है, तो इसके अंदर एक चेंज होता है, वो चेंज क्या होता है, सोडियम आयन अंदर मूव होते हैं, सही। हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ऐसा होता है तो यहाँ पर एंट्री मारते हैं मेरे पास सोडियम आयन Na पॉजिटिव, सोडियम आयन अंदर एंट्री मारते हैं, एग मेम्ब्रेन यहाँ पर डीपोलराइज हो जाती है। तो ये जो एग मेम्ब्रेन है बेसिकली डीपोलराइज हो गई, सोडियम मेम्ब्रेन अंदर एंट्री मारता है। अब आप पूछेंगे सोडियम एंट्री कैसे मार गया, तो भैया सेल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट के जब बारे में जब पढ़ा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफ्यूजन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। तो उसके अंदर सोडियम पोटेशियम आयन चैनल होते हैं, सोडियम चैनल होते हैं, पोटेशियम चैनल होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर स्पर्म ने एंट्री मारी, तो हम लोग देखिए इससे टच होता है सरफेस पर, तो केमिकल चेंज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि एग मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है और सोडियम आयन अंदर एंट्री मारते हैं, यानी कि देयर इज अ सोडियम आयन इनफ्लक्स एंड मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज, और ये मेम्ब्रेन जो होती है मेरे पास डीपोलराइज हो जाती है, ठीक है, इट बिकम्स डीपोलराइज, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई।
तो इसमें अब क्या होता है कि एक स्पर्म इसकी सरफेस पे आकर के चिपक जा चुका है, तो ये स्पर्म हमारा अंदर एंट्री मार गया। ये देखो, अब जो बाकी स्पर्म यहाँ पर प्रेजेंट है वो अब इसकी सरफेस पर आकर के चिपक नहीं सकते, वो बाकी स्पर्म के लिए एंट्री यहाँ पर बंद हो जाती है, यानी कि नो एंट्री हो जाती है। अब ये प्रोसेस होती थोड़ी देर के लिए, लेकिन बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। इट इज अ रैपिड प्रोसेस। तो हम इसे कहते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्म। दिस टर्म है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्म। ठीक है, ये मेरी यहाँ पर कहलाती भैया फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कहलाती। तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। दोनों पेलुसिडा से स्पर्म अटैच हो जाता है और अंदर एंट्री मार जाता है पेरिविटल स्टेज से आगे। और जब ऐसा होता है तो जब ये स्पर्म का देखिए हेड है, इसमें से न्यूक्लियस रिलीज हो गया और यहीं पर मेरे पास आ जाता है क्या, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो टेल होती है इसकी वो यहाँ पर पीछे रह जाती है। और यहाँ पर एग के अंदर न्यूक्लियस बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता ही है, तो दोनों का फ्यूजन हो जाता है और फॉर्मेशन हो जाती है 2 एग की। और जो डिवीजन इनकम्प्लीट था मेटाफेज 2 में आकर के अटक गया था, वो आगे फर्दर कंटिन्यू होता है। चलिए, तो ये स्टेप हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताई थी एक काम और होता है एक्रोसोम रिएक्शन। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन भी होती है यहाँ पर। और देखिए एक्रोसोम रिएक्शन किस तरीके से होती है, मैं एक्रोसोम रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल सार्थक हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी क्लास को फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, 8 से 9 हमारी जो क्लास होती है वो होती है नीट के बैच की, तो उसमें सेल चैप्टर चल रहा है, तो फिलहाल आज के लिए उसको होल्ड डाल देते हैं। और आज का सैटरडे ना, आज का, कल संडे, कल हम वो क्लास लेंगे। ठीक है, उसका टाइमिंग अपडेट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो कल 2 घंटे की क्लास ले लेंगे सेल की। आज यहाँ पर हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक भी हो पाता है, क्योंकि तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको खत्म करते हैं। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्रोसोम रिएक्शन हो रही है यहाँ। अब देखिए एक्रोसोम रिएक्शन के अंदर क्या होता है। जोना पेलुसिडा जो लेयर है मेरे पास यहाँ पर, स्पर्म था, स्पर्म के अंदर टॉप हेड पे एक्रोसोम था। तो एक्रोसोम जोना पेलुसिडा की लेयर को डाइजेस्ट कर चुकी है यहाँ से, इस पोर्शन से अंदर एंट्री मारने के लिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर स्पर्म की अंदर एंट्री हो चुकी है इसके न्यूक्लियस की, लेकिन जोना पेलुसिडा लेयर अभी भी बरकरार है, ये हटी नहीं है। इसके अंदर एक केमिकल चेंज होता है दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, यानी कि प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी कंडीशन एंड मेंटेन द मोनोस्पर्मी कंडीशन। तो सिर्फ वहां से डाइजेस्ट किया और अंदर एंट्री मार गया एक्रोसोमल रिएक्शन की वजह से। तो नाउ जोना पेलुसिडा इज डाइजेस्टेड बाय एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या चीज है भैया यहाँ पर, तो इट इज अ मॉडिफाइड गोल्जी बॉडीज। ये मेरे पास यहाँ पर ये देखिए स्पर्म है, और इसी स्पर्म के अंदर इसकी शेप कुछ इस तरीके की, तो ये एक्रोसोम होता है। तो नंबर ऑफ स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पर एडहेयर हो चुके हैं, चिपक चुके हैं। एग की सरफेस तो बहुत सारे चिपकेंगे, ये भी चिपका हुआ है, ये भी चिपका हुआ है, ये भी चिपका हुआ है, लेकिन अंदर एंट्री हर कोई नहीं मार पाएगा भैया यहाँ। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक्रोसोम स्टार्ट्स रिलीजिंग इट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक्रोसोम में से रिलीज होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यहाँ से हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज हुए, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो रिलीज हुए हैं, ठीक है, जिनको हम स्पर्म लाइजिन भी बोलते हैं, और स्पर्म लाइजिन, तो ये यहाँ से रिलीज हो चुके हैं, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला एंजाइम है मेरे पास, सॉरी हार्मोन्स बोल देना, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइलुरोनिडेज सबसे पहली चीज। दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। और तीसरे नंबर पर होता है जोनालाइसिन, जिसको मैं एक्रोसिन भी यहाँ पर बोलता हूँ। तो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, जब ये यहाँ पर चिपकता है तो उस समय एक्रोसोम रिएक्शन यहाँ पर होगी। एक्रोसोम से रिलीज होने वाले एंजाइम्स के थ्रू जोना पेलुसिडा लेयर डाइजेस्ट होती है, और देन उसके बाद में एंट्री होती है। तो देखो, जब यहाँ पर हाइलोरोनिडेज जो एंजाइम हुआ, ये क्या काम करता है यहाँ पर, इसका फंक्शन होता है
dissolve the hyaluronic acid responsible for cementing of follicle cells और granulosa cells। थोड़ा सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, इसका काम होता है डाइजेस्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, डाइजेस्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी सेल के बाहर वाला जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर वो डाइजेस्ट कर जाता है। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली, एक हाइलोरोनिक एसिड होता है जो फॉलिकल सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स जो होती है, जोना पेलुसिडा के बाहर भी कोरोना रेडिएटा है, तो वहां पर उनको लूज करता है, उनको डाइजेस्ट करता है, ताकि भैया सबसे पहले एंट्री तो हो। ठीक है, ये एग है, इसके बाहर ये कोरोना रेडिएटा है, और भी मेरे पास बहुत सारे लेयर सेल सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी देखो एग तो अभी भी अंदर है, वो तो अभी लास्ट में निकलेगा। तो सबसे पहले जो हाइलोरोनिक एसिड होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इन फॉलिकल यानी एग की सेल्स को सीमेंटिंग मटेरियल प्रोवाइड करने में, उस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ये डाइजेस्ट कर देगा, हाइलोरोनेट। ठीक, उसके बाद है मेरे पास कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, उनको हटाया, लो जी हटा दिया। उसके बाद होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कोरोना रेडिएटा लेयर को क्या करता है, डिसॉल्व करता है। यहाँ पर डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा, नाउ इट डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा। यहाँ पर इसने कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करा। अब कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने के बाद अब रिलीज होता है जोनालाइसिन एक्रोसिन। ये क्या करता है, डाइजेस्ट द जोना पेलुसिडा। ये डाइजेस्ट करता है इसको, किसको जी, जोना पेलुसिडा को। और ये जो बेसिकली मैंने सारी रिएक्शन करके दिखाई है, ये यहाँ पर होती है। यहाँ पर अब हमारा ये काम हो गया। तो इतना होने के बाद नाउ देयर इज अ बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द oocyte मेम्ब्रेन, oocyte मेम्ब्रेन के साथ। और जब स्पर्म oocyte मेम्ब्रेन में एंट्री करता है, ठीक है, तब स्पर्म रिलीज करता है एक और एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है यहाँ पर फर्टिलीन। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, वो फर्टिलाइजिन था, ये फर्टिलीन है। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला है, कि स्पर्म अब जब oocyte की मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री करता है तो एक और एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है फर्टिलीन। और ये फर्टिलीन क्या करता है, देखो हमें पता है कि एग सस्पेंडेड था मेटाफेज 2 में, तो ये अपना मियोसिस पूरा करेगा। और फर्टिलीन क्या करता है, एग को एक्टिवेट करता है। फर्टिलीन यहाँ पर क्या करता है बच्चों, एग को एक्टिवेट करता है। तो कोर्टिकल रिएक्शन होती है, जोना रिएक्शन होती है, कंस्टिट्यूट स्लो ब्लॉक टू चेक पॉलिस्पर्मी, यहाँ पर काम चल रहा है। और जब एक्टिवेशन होगा, एग एक्टिवेशन होगा फर्टिलीन रिलीज होने के कारण, तो सेकेंडरी oocyte जो मेरे पास है, जिसके अंदर न्यूक्लियस एंट्री मार गया, तो वो मैं सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो भी मेटाफेज 2 में, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में सस्पेंडेड था। तो सेकेंडरी oocyte स्टिमुलेट होता है, इसका सेकेंडरी oocyte, और फर्टिलीन ने इसको स्टिमुलेट किया इस चीज के लिए, तो कंप्लीट मियोसिस सेकंड, कि मियोसिस सेकंड जो प्रोसेस है हमारी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, और द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। अब देखो स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं इनटू कंप्लीट मियोसिस 2, वो कैसे होते हैं। देखो नाउ ये सेकेंडरी oocyte में जो स्टेज हमारे पास सस्पेंडेड थे मेटाफेज 2 में, उसका रीजन क्या था। सेकेंडरी oocyte यहाँ पर अभी सस्पेंडेड है एट मेटाफेज 2। वाई टू सस्पेंडेड था ये यहाँ पर मेटाफेज सेकंड के अंदर बेसिकली, तो उसका रीजन होता है भैया एमपीएफ, ड्यू टू एमपीएफ। एमपीएफ क्या है, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। एमपीएफ है मेरे पास मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है। तो ये जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर बेसिकली मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है। तो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर की वजह से है। तो नाउ अब ये एमपीएफ का जो लेवल है ये ब्रेक डाउन होगा, इट इज ब्रेक डाउन, इसकी वजह से हमारे पास हमारे यहाँ पर फर्टिलीन की वजह, एंड टर्न्स ऑन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एपीसी,
मेटाफेज, देखो प्रोफेज मेटाफेज, मेटाफेज के बाद क्या आता है एनाफेज, तो यानी कि एपीसी मतलब कि एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर क्या करेगा मेरा एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है, कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा, ये यहाँ पर बढ़ जाएगा, एमपीएफ का लेवल डाउन हो रहा है, एंड एफ एज अ रिजल्ट सेकेंडरी oocyte जो था मेरा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर जी, oocyte के अंदर या फिर ओवम के अंदर, एग के अंदर। और इसी के साथ में यहाँ पर बनती है साथ में सेकंड पोलर बॉडी, प्लस में सेकंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन की होती है। ये सेकंड पोलर बॉडी क्या है, कैसे बनती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि हाउ देन सेकंड पोलर बॉडी इज फॉर्म, सेकंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरीके से होती है, पूरा बोर्ड आपको क्लियरली नजर आ रहा है। देखो नाउ आफ्टर एंटरिंग द स्पर्म, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है एग के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर स्पर्म की एंट्री हो चुकी है जी किसके अंदर बेटा, एग के अंदर। तो स्पर्म की एंट्री यहाँ पर एग के अंदर हो गई, जी हाँ बिल्कुल हो गई है यहाँ पर, ठीक है। बट बिफोर फ्यूजन ऑफ गैमेट, देखो अभी एंट्री तो हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पर ये जो फ्यूजन हुआ ये फ्यूजन यहाँ पर नहीं हुआ, अभी सिर्फ यहाँ पर क्या हो गई, ये एंट्री हो, दिस इज द एंड, ठीक है। और फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनी थी ओवरी के अंदर बनी थी, फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन ओवरी के अंदर होती है। तो जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, ठीक है, नाउ एट द सेम टाइम अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने फॉर्मेशन करी, देखिए कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स की, जब स्पर्म की एंट्री हो चुकी है कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स क्या करते हैं, रिलीज ऑल इट्स कंटेंट इन द पेरीविटलिन स्पेस, ये अपने सारे एंजाइम यहाँ पर इस पेरीविटलिन स्पेस के अंदर एंट्री कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, देखिए इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर खांसी लगता है, तो इन्होंने क्या किया अपना कंटेंट यहाँ पर सारा रिलीज कर दिया पेरीविटलिन स्पेस के अंदर। दिस प्रोसेस कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस, ये एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, मटेरियल यहाँ से बाहर जा रहा है। तो एक्सोसाइटोसिस हो रहा है किसका, कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स का, यानी कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स के एंजाइम्स का, इनके कंटेंट। अब आफ्टर एंट्रिंग ऑफ स्पर्म, जैसे स्पर्म एंट्री मारता है देयर इज अ इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, मैंने आपको ये भी बताया कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स होता है। तो तुरंत 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 अचानक से बहुत तेजी से देयर इज अ मासिव एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स, यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से सारे से बाहर निकल जाता है। एंड जिसके कारण जोना पेलुसिडा के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब ये कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स निकले, स्पर्म की एंट्री हुई, तो ये कॉर्टिकल ग्रेनुअल यहाँ से रिलीज हुए और इसी के कारण जोना पेलुसिडा के अंदर बहुत ज्यादा क्या होते हैं जी, चेंजेस हो जाते हैं। और जोना पेलुसिडा में बहुत सारे चेंजेस होने के कारण क्या होता है, एक सीमेंटिंग मुद्दा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, दैट इंश्योर टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। लेकिन इस बार यहाँ पर ये वाली प्रोसेस जो अंदर की तरफ से हो रही है ये स्लो प्रोसेस है, और ये वाली बहुत देर तक रहती है। यानी ये नहीं है मान लो स्पर्म एंट्री मार गया लेकिन उसके बाद जोना पेलुसिडा काफी देर तक मेंटेन रहती है, काफी देर तक सीमेंटिंग मुद्दा यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ये स्लो प्रोसेस है, काफी देर तक रहता है। तो इस बार मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पर स्लो ब्लॉक टू, स्लो ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्म। उधर फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी था और इधर हमारे पास स्लो ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी है। ठीक, तो ये होता है हमारे पास एग एक्टिवेशन के अंदर। ठीक, चलिए एग एक्टिवेशन हो गया है। उसके बाद इससे नेक्स्ट स्टेप था मेरे पास कॉर्टिकल रिएक्शन। तो कॉर्टिकल रिएक्शन मैंने बताया है, दोबारा सुन लीजिए इसके बारे में कुछ और बातें हैं। देखो एक्सोसाइटोसिस हो गया, यहाँ पर कॉर्टिकल जो ग्रेनुअल्स हैं इनके एंजाइम्स का एक्सोसाइटोसिस हो गया। कब होता है, आफ्टर इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के इनफ्लक्स के बाद यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स का यहाँ पर ये काम होता है, स्लो ड्रॉप टू चेक पॉलीस्पर्म। मान लो हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, सपोज वी यूज सम काइंड ऑफ केमिकल्स, कि हम कुछ तरह के केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं
जो क्या करता है कि सारे के सारे कैल्शियम आयन को प्रेसिपिटेट करते हैं। ये जितने भी कैल्शियम आयन है उन सबको क्या कर देगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेट कराते हैं। तो इस तरह के कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे सोडियम ऑक्सिलेट है या सोडियम सिट्रेट है, तो कैल्शियम आयन प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, तो पॉलीस्पर्म होगी, फिर से क्या होगी, पॉलीस्पर्मिक कंडीशन होगी। इस तरह के एजेंट्स को हम चिलेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, CHILATING, चिलेटिंग एजेंट्स बोला जाता है। तो कैल्शियम के इन्फ्लक्स के कारण जोना पेलुसिडा में ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो ये रिएक्शन होना बहुत जरूरी है। जोना रिएक्शंस होती है, ये काम हो गया। तो जोना पेलुसिडा में जो चेंजेस हुए इसके बाद में हुए, तो वो मेरी जोना रिएक्शंस कहलाती है। जोना पेलुसिडिया हार्डन एंड हार्डन, इसके इनके एक्सोसाइटोसिस के कारण इट बिकम हार्डन एंड हार्डन, ये हमारी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। एंड स्पर्म रिसेप्टर लॉस, जब ये ज्यादा हार्ड हो जाती है तो ये जो स्पर्म रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है लॉस्ट हो जाए। स्पर्म रिसेप्टर यहाँ से क्या हो गया जी, गायब हो गए। यहाँ से अब सारे के सारे स्पर्म रिसेप्टर का लॉस हो जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और उसके बाद अब अंदर क्या होगा, यहाँ पर सिंगैमी होगी, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम न्यूक्लियस जो है यहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे, एंड देन दे बिकम स्वेलअप। यहाँ पर हम देखते हैं स्वेलअप हो जाता है। When the sperm enter the ovum, it loses its tail and body, and the head of the sperm begin to swell and forming a male pronucleus। ये यहाँ पर स्वेलअप हो जाएगा और फॉर्म करता है क्या, मेल प्रोन्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। ये जो प्रोन्यूक्लियस होता है, एक तो हमारे पास इसका, दूसरी बात प्रोन्यूक्लियस होता है ओवम का एंड प्रोन्यूक्लियस स्पर्म, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर क्या करते हैं जी, दोनों जब फ्यूज हो गए तो दोनों फ्यूज होकर के अब यहाँ पर एक नया न्यूक्लियस बना देंगे, ठीक है। ईच कंट्रीब्यूटिंग 23 क्रोमोसोम टू प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 46। तो इसने रिलीज करे 23, इसने रिलीज करे 23, and then there is a formation of zygote जिसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स मेरे पास अब यहाँ पर एविडेंट है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम लोग क्या देखते हैं, जो क्रोमेटिन होता है जेनेटिक मटेरियल, वो हमारा यहाँ पर डीकंडेंस होता है, मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लिया फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, यहाँ पर जाइगोट बन जाता है। एंड देयर इज अ रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर, डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स होता है यहाँ पर, साथ ही साथ XXXY वाला गेम होता है। और देन उसके बाद में होता है हमारे पास क्लीवेज डिवीजन। इतना होने के बाद नाउ देयर इज अ इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज डिवीजन प्रोसेस। क्लीवेज डिवीजन में क्या होगा, जब जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है, जाइगोट बनने के ठीक आधे घंटे के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और उस डिवीजन को हम बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। ब्लास्टोमेयर बनती है, ब्लास्टोसिस्ट है, मोरुला है, और किस तरह से आगे की फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों हमारी